हेलो एवरीवन, आज हम फोटोकेमिस्ट्री का लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री अर्थात प्रकाश रसायन के नियम। इसमें हम दो लॉज पढ़ेंगे। पहला लॉ है ग्रोथस ड्रॉपर लॉ और दूसरा लॉ है स्टार्क आइंस्टीन लॉ। तो प्रथम नियम जो है उसको हम कहते हैं ग्रोथस ड्रॉपर लॉ और द्वितीय नियम को हम स्टार्क आइंस्टीन लॉ या प्रकाश तुल्यांक नियम कहते हैं। तो फोटोकेमिस्ट्री में क्या किया हमने? फोटोकेमिस्ट्री में हम उन रिएक्शंस की स्टडी करते हैं जो रिएक्शंस लाइट के द्वारा संपन्न होती हैं, अर्थात प्रकाश विकिरण के द्वारा संपन्न होती हैं। अर्थात इन रिएक्शंस को यदि हम डार्क में रख दें, अंधेरे में रख दें, अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में रखें तो ये रिएक्शंस संपन्न नहीं होती हैं। अर्थात वे रिएक्शंस जो प्रकाश विकिरण के एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण के द्वारा संपन्न होती हैं एवं उन अभिक्रियाओं को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तथा फोटोकेमिस्ट्री में हम इन अभिक्रियाओं की रेट अर्थात वेग को और इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि अर्थात इनकी मैकेनिज्म का हम अध्ययन करते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस दो लॉ यानी दो नियम के द्वारा जो होती हैं संपन्न होती हैं और इसमें पहला नियम है ग्रोथस ड्रॉपर लॉ, जिसे कि हम ग्रोथस ड्रॉपर नामक साइंटिस्ट के आधार पर इस नियम को हमने नामांकित किया। तो ग्रोथस ड्रॉपर लॉ क्या कहता है? ग्रोथस ड्रॉपर लॉ कहता है कि कोई भी पदार्थ उस पर क्या होगा जब प्रकाश के विकिरण गिरेंगे अर्थात आपतित होंगे। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि प्रकाश के विकिरण जब किसी भी क्रियाकारक पर या किसी पदार्थ की सरफेस से टकराते हैं अथवा गिरते हैं अथवा आपतित होते हैं तो क्या होगा, ये जो विकिरण हैं यह उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित हो जाएगी। अर्थात यह आपतित किरण जो हैं यह पदार्थ के द्वारा इसका कुछ भाग, इन किरणों का कुछ भाग अवशोषित भी हो जाता है। किरणों का कुछ भाग रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में चला भी जाता है तथा किरणों का कुछ भाग उस पूरे पदार्थ को क्रॉस करके उसमें से बाहर भी निकल जाता है, जिसे कि हम पारगमन कहते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी पदार्थ पर आपतित होती है अर्थात गिरती हैं या टकराती हैं तो क्या होता है, तीन प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं। या तो वह उस विकिरण का कुछ भाग अवशोषित होगा, कुछ भाग पारगमित हो जाएगा और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। तो जो अवशोषित होता है विकिरण का वह भाग जो कि अवशोषित होता है वही उस रासायनिक परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या हम यह कह दें कि प्रकाश का वह भाग जो कि अवशोषित होता है वही उस पदार्थ में अथवा अभिकारक अणुओं में रिएक्शन के लिए उत्तरदायी होता है या उसी के कारण उस पदार्थ में केमिकल चेंजेस आते हैं, रासायनिक परिवर्तन आते हैं। और प्रकाश विकिरणों का जो बचा हुआ शेष भाग होता है वह रिफ्लेक्ट हो जाता है और उसका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में कोई योगदान नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं यह प्रकाश विकिरणों के अवशोषण के कारण ही संपन्न होती हैं, अर्थात एब्जॉर्प्शन होना चाहिए प्रकाश विकिरणों का। परंतु यह ज़रूरी नहीं है कि जितना भी अवशोषित विकिरण है यानी समस्त अवशोषित विकिरण यानी जितनी भी अवशोषित विकिरण का अमाउंट है अर्थात उनकी मात्रा है वह सभी के सभी केमिकली इफेक्टिव हो, यानी उन सभी अवशोषित विकिरणों के द्वारा केमिकल चेंजेस आए या फिर उनके द्वारा रिएक्शंस हों। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जितना भी लाइट रेडिएशंस अवशोषित होती हैं किसी भी रासायनिक पदार्थ के द्वारा वे सभी केमिकल चेंजेस लाएं या फिर उन सभी से अभिक्रियाएं हों यह जरूरी नहीं है। अब यदि अणुओं के लिए अभिक्रिया की परिस्थितियां अनुकूल हों, परिस्थितियां अनुकूल का क्या मतलब है कि ये जो विकिरण हैं ये विकिरण के अलावा जितनी भी परिस्थितियां हैं जैसे टेम्परेचर है या कोई और अभिकारक की सांद्रता है, पीएच है या डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे कैटलिस्ट की उपस्थिति है, ये सभी डिफरेंट जो परिस्थितियां हैं
है ना। तो इन कंडीशंस, अगर ये कंडीशंस प्रकाश विकिरण के एब्जॉर्प्शन के अलावा जो बची हुई परिस्थितियां यदि अनुकूल नहीं हो उस अभिक्रिया के लिए, तो वह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, चाहे वह पदार्थ प्रकाश विकिरण का एब्जॉर्प्शन कर ले। तो ठीक है, तो हम इसको यह कह सकते हैं कि यदि अणुओं के लिए रिएक्शन की कंडीशंस अनुकूल ना हो तो अवशोषित प्रकाश विकिरण का कुछ भाग अथवा संपूर्ण भाग, है ना, अवशोषित विकिरण का कुछ भाग अथवा संपूर्ण भाग या तो हीट के रूप में चेंज हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अथवा प्रकाश विकिरण जो है, प्रकाश विकिरण की उसी आवृत्ति का प्रकाश यानी उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस अथवा उससे कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस के रूप में वह प्रकाश जो है वह उस पदार्थ के द्वारा पुनः उत्सर्जित हो जाता है, यानी वह जो पदार्थ है वह उन रेडिएशंस को वापस एमिट कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। कहने का मतलब यही हुआ कि जब कोई भी पदार्थ प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करता है तो अवशोषित विकिरण का वह भाग तभी काम में आ सकता है उस पदार्थ के या अभिकारक के जबकि उसकी अन्य अभिक्रिया की परिस्थितियां अनुकूल हों। यदि अन्य अभिक्रिया की परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं तो वह क्रियाकारक उस अवशोषित ऊष्मा को यानी अवशोषित विकिरण को जो है वह या तो परावर्तित कर देता है, अर्थात उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। किसके रूप में? या तो ऊष्मा के रूप में ही रिफ्लेक्ट कर देता है या फिर किस रूप में रिफ्लेक्ट करता है? उसी फ्रीक्वेंसी की प्रकाश विकिरण के रूप में या उस फ्रीक्वेंसी, उस आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश विकिरण के रूप में उसको उत्सर्जित कर देता है। यानी वह जो अवशोषित विकिरण है वह अब उस क्रियाकारक में या उस पदार्थ में नहीं रहते हैं, यह वापस उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं हीट के रूप में या फिर प्रकाशिक विकिरण के रूप में। और ये प्रकाशिक विकिरण इनकी आवृत्ति कम भी हो सकती है या अधिक भी हो सकती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ क्या कहता है। ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ ये कहता है कि किसी भी पदार्थ के जब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके लिए जो प्रकाश की उपस्थिति या जो प्रकाश के विकिरण हम उस पदार्थ पर या क्रियाकारक पदार्थों पर डालते हैं तो उन प्रकाशिक विकिरणों का कुछ भाग उस पदार्थ द्वारा अवशोषित हो जाता है और उसी के कारण रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो यह हो गया प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, जिसे कि ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ कहते हैं। नेक्स्ट जो लॉ होता है उस लॉ का नियम है, उस लॉ का नाम है स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, अर्थात स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, जिसे कि हम प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहते हैं। यह नियम स्टार्क एंड आइंस्टीन नामक दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया और जिसे हम लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं। स्टार्क ने सन 1908 में और आइंस्टीन ने सन 1912 में क्वांटम पोस्टुलेट्स दी, है ना। क्वांटम पोस्टुलेट्स के आधार पर यह नियम दिया। क्वांटम अवधारणा क्या होती है? क्वांटम अवधारणा यह होती है कि जब भी कोई अभिक्रिया संपन्न होनी है या अभिक्रिया होनी है तो उसके लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं यानी अभिकारक अणु हैं उसको प्रकाश का, लाइट का एब्जॉर्प्शन करना ज़रूरी है और उस एब्जॉर्प्शन, यह अवशोषण क्वांटम्स अर्थात फोटोन्स के रूप में वह पदार्थ करता है। ठीक है, तो स्टार्क एंड आइंस्टीन ने कहा कि जब कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन संपन्न होती है तो उसमें प्रत्येक अभिकारक अणु कुछ प्रकाश के विकिरणों को अवशोषित करता है और इन विकिरणों को यह फोटोन के रूप में या क्वांटम के रूप में यानी एक पैकेट के रूप में एब्जॉर्ब करता है, यानी निश्चित ऊर्जा के रूप में अवशोषित करता है। और जो पदार्थ का क्रियाकारक है यह ऊर्जा अवशोषण जो होता है एक क्रियाकारक अणु केवल एक ही फोटोन को अवशोषित करता है। यह स्टार्क और आइंस्टीन ने बताया। तो स्टार्क आइंस्टीन नियम के अनुसार क्या है? स्टार्क आइंस्टीन ने बताया कि इस नियम के अनुसार एक मॉलिक्यूल द्वारा अवशोषित विकिरणों अर्थात रेडिएशंस को प्रत्येक क्वांटम, है ना, रेडिएशंस का प्रत्येक क्वांटम यानी प्रत्येक फोटोन जो है यह फोटोकेमिकल रिएक्शंस के प्राइमरी स्टेप में, प्राथमिक पद में एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है।
अब प्राइमरी स्टेप की बात आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। मैक्सिमम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स होती हैं, जटिल होती हैं। जटिल का मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शंस जो कई स्टेप्स में संपन्न होती हैं, यानी एक से अधिक अथवा दो से अधिक स्टेप्स में संपन्न होती हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वह स्टेप होता है प्राइमरी स्टेप। और प्राइमरी स्टेप में क्या होगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन के प्राइमरी स्टेप में कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइट के क्वांटा को यानी फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, और फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। पहले वो ग्राउंड स्टेट में होता है पदार्थ का क्रियाकारक अणु, और जब वो लाइट को यानी एक क्वांटा या एक फोटोन को अवशोषित करता है तो वह एक्साइटेड स्टेट अर्थात उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि वह पदार्थ का अणु एक्टिव हो जाता है ना, एक्टिव यानी सक्रिय हो जाता है। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कई पदों में, मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, कई पदों में संपन्न होती हैं। तो प्राइमरी स्टेप में केवल एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन या क्वांटा का प्रोसेस ही संपन्न होता है, यानी जितने पदार्थ के अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो सभी के सभी एक एक फोटोन को, एक क्वांटा को अवशोषित करते हैं। अतः यह ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक एक्टिव मॉलिक्यूल ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, है ना, कि एक्टिव मॉलिक्यूल खूब सारे हो गए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि खूब सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने प्रकाश को अवशोषित कर लिया। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितने सभी एक्टिव मॉलिक्यूल्स ने प्रकाश को अवशोषित किया, प्रकाश को अवशोषित करके जितने मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो गए वो सभी के सभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, यह ज़रूरी नहीं है। तथा यह भी पॉसिबल है कि एक एक्टिव अणु जो है वह रिएक्शंस की एक चेन से पास हो, यानी खूब सारी रिएक्शंस आगे से आगे मल्टी स्टेप रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करे, और पार्टिसिपेट करता हुआ कई अदर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन संपन्न करवा दे। तो यह ज़रूरी नहीं है कि जितने एक्टिव मॉलिक्यूल हैं वो सभी के सभी प्रोडक्ट बनाएं, यानी सारे के सारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, और यह भी ज़रूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वह केवल एक ही पद में अभिक्रिया कर रहा है। वो अभिक्रियाओं के एक चेन यानी एक मल्टी स्टेप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके रिएक्शंस की एक चेन से पास होता हुआ, चेन से गुजरता हुआ, श्रृंखला से गुजरता हुआ कई अन्य मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता हुआ प्रोडक्ट बनाए, अर्थात अभिक्रिया को संपन्न करवा पाए। तो इस प्रकार से स्टार्क आइंस्टीन ने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा अर्थात एनर्जी का एक क्वांटम या एक फोटोन से तात्पर्य क्या है? hν ऊर्जा है। तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि एक क्वांटम या एक फोटोन का क्या मतलब है? hν के बराबर ऊर्जा, कि उस फोटोन या उस क्रियाकारक कितनी ऊर्जा अवशोषित कर रहा है? hν के बराबर ऊर्जा अवशोषित कर रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को अवशोषित करता है और एक्साइट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे AB एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और इसने hν रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया और AB स्टार बना लिया, और AB स्टार क्या है? यह एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, सक्रिय मॉलिक्यूल है, जिसे कि हम एक्साइटेड मॉलिक्यूल भी यानी उत्तेजित अणु भी कहते हैं। यहाँ यह जो AB अणु है यह प्रकाश अवशोषण करने से पहले ग्राउंड स्टेट में था, अर्थात मूल अवस्था में था। जब इसने hν रेडिएशन यानी hν ऊर्जा के फोटोन को जब इसने अवशोषित किया तब यह सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसकी ऊर्जा अब बढ़ गई है और यह एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला गया है। तो इस मॉलिक्यूल को हम अब एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं या एक्साइटेड मॉलिक्यूल यानी उत्तेजित अणु कहते हैं। अब यह उत्तेजित अणु आगे मल्टी स्टेप्स प्रोसेस से गुजरता हुआ क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा के जितने फोटोन्स एब्जॉर्ब होंगे उतने ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिव होंगे। यानी कि अगर एक फोटोन एब्जॉर्ब होता है तो एक मॉलिक्यूल एक्टिव हो रहा है, यदि 10 फोटोन एब्जॉर्ब होंगे तो 10 मॉलिक्यूल
एक्टिव होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक फोटोन जो है, एक फोटोन एक मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है, और एक मोल, यदि 1 मोल की हम बात करें, 1 मोल रिएक्टेंट है, तो वह कितनी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेंगे? वो एब्जॉर्ब करेंगे E = NH न्यू के बराबर ऊर्जा को। N क्या है यहाँ? एवोगैड्रो नंबर। हमें पता है 1 मोल केमिकल सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? N मॉलिक्यूल्स होते हैं। एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एवोगाद्रो संख्या के बराबर 1 मोल पदार्थ में अणु होते हैं। ठीक है, 1 मोल पदार्थ में कितने अणु होते हैं? एवोगाद्रो नंबर के बराबर, यानी एवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु होते हैं। और एवोगाद्रो संख्या किसके बराबर होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो कितने अणु हो गए? 1 मोल में इतने अणु होते हैं। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने अणु होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23, यानी 10 की घात 23 इंटू 6.023 के बराबर उस अभिकारक में या उस पदार्थ में अणु होते हैं। तो यदि हमें 1 मोल रिएक्टेंट को सक्रियण करना है, उसका एक्टिवेशन करना है, पदार्थ के 1 मोल को एक्टिवेट करना है, तो हमें कितनी ऊर्जा चाहिए? हमें ऊर्जा चाहिए एनर्जी = NH न्यू के बराबर हमें एनर्जी उसकी चाहिए। ठीक है, और एन जहाँ एवोगैड्रो नंबर है, जिसकी वैल्यू हमने बता दी कितनी है? 6.023 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ जो है न्यू क्या है? उस प्रकाश विकिरण की आवृत्ति है ना? न्यू है उस प्रकाश विकिरण की आवृत्ति, जिसे कि हम किसके बराबर मानते हैं? C/λ के बराबर मानते हैं। न्यू क्या है? C/λ के बराबर है। C क्या है? C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है। और लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, अर्थात उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। जो प्रकाश आपतित हो रहा है उस प्रकाश की वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य है। और C है प्रकाश का वेग। तो हम एनर्जी को इस तरह से लिख सकते हैं, एनर्जी = NH न्यू = व्हाट? C/λ। तो हमारी एनर्जी की वैल्यू हो जाती है एनर्जी = NHC/λ। तो ऊर्जा की वह मात्रा, वह क्वांटिटी जो कि पदार्थ के 1 मोल के द्वारा अवशोषित की जाती है। पदार्थ का कितना अमाउंट अवशोषित कर रहा है? 1 मोल अवशोषित कर रहा है, उसको हम कहते हैं 1 आइंस्टीन कहते हैं। उस ऊर्जा को कितना कहते हैं? 1 आइंस्टीन के बराबर हम मानते हैं। तो हमारी पदार्थ के 1 मोल के द्वारा एब्जॉर्ब की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? यह कहलाती है 1 आइंस्टीन, अर्थात NH न्यू के बराबर जो ऊर्जा होती है उसको हम 1 आइंस्टीन कहते हैं। 1 आइंस्टीन कहते हैं, जिसे कि हम NH न्यू के द्वारा या NHC/λ के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। H यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, N एवोगैड्रो नंबर है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और लैम्डा इज दी वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बराबर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो किसी भी पदार्थ के द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा होती है, वह अवशोषित की गई ऊर्जा उस पदार्थ की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जो लाइट हम प्रकाश विकिरण हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, उस लाइट की जितनी कम तरंग दैर्घ्य होगी, जितनी कम वेवलेंथ होगी, उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो हम कम वेवलेंथ की ऊर्जा के विकिरण को, अर्थात प्रकाश के विकिरण को हम यूज़ में लेते हैं फोटोकेमिस्ट्री में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्टार्क-आइंस्टीन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमें क्या बताता है? हमें यह बताता है कि कम वेवलेंथ वाले अल्ट्रावायलेट, अर्थात अल्ट्रावायलेट का मतलब क्या है? पराबैंगनी। तो कम वेवलेंथ वाले अल्ट्रावायलेट यानी कम वेवलेंथ यानी कम लैम्डा वाले अल्ट्रावायलेट रेज होगी, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी हाई। तो हाई एनर्जी वाले अल्ट्रावायलेट एनर्जी कितनी हो गई? हाई। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज जो कि पराबैंगनी विकिरण हैं, जिनकी तरंग दैर्घ्य 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के मध्य होती है, उनके एवं विजिबल रीजन के विकिरण,
विजिबल रीजन की कितनी होती हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के मध्य, तो इनकी भी एनर्जी है ना। तो हाई एनर्जी वाले दोनों ही प्रकाश के विकिरण जो होते हैं ये केमिकल रिएक्शंस के लिए प्रभावी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। कौन से प्रकाश के रेडिएशंस इफेक्टिव होते हैं किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, अल्ट्रावायलेट रीजन के तथा दृश्य प्रकाश के जो विकिरण हैं, विजिबल रीजन के जो विकिरण हैं, वो दोनों ही फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए प्रभावी होते हैं। जबकि उच्च वेवलेंथ वाले विकिरण यानी उच्च लैम्डा वाले, हाई लैम्डा वाले विकिरण कौन से होते हैं, इंफ्रारेड विकिरण यानी अवरक्त विकिरण, है ना। अवरक्त विकिरण जिनकी एनर्जी कम होती है, ये केमिकली एक्टिव नहीं होते हैं किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के होने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने स्टार्क-आइंस्टीन लॉ पढ़ा कि स्टार्क-आइंस्टीन लॉ कहता है कि पदार्थ के एक मोल मात्रा को एक्टिवेट करने के लिए, सक्रियत करने के लिए 1 आइंस्टीन के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करना होता है, एनर्जी के विकिरण का अवशोषण करना होता है, और या फिर ये कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा को, एक फोटोन को अवशोषित करता है। तो यह है हमारा स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। तो यह नियम, इसकी वैलिडिटी किस तरह से सिद्ध होती है उसको अब हम पढ़ते हैं कि नियम तो इन्होंने दे दिया, अब ये वैलिड किस प्रकार से है। तो वैलिड के लिए इसके 3 कारण बताए गए कि यह हमारा जो लॉ है यह वैलिड है। कैसे कि एक फोटोन से उत्तेजित हुए अणु की उत्तेजित अवस्था में आयु इतनी कम होती है कि उसका दूसरा फोटोन अवशोषित करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। क्या कहा इन्होंने, हमने कहा कि जब कोई भी मॉलिक्यूल ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो वह एक्साइटेड हो जाता है यानी उत्तेजित हो जाता है, और उस उत्तेजित अणु की लाइफ यानी आयु यानी लाइफ टाइम इतना कम होता है कि वह दूसरा फोटोन एब्जॉर्ब करने की उसको मौका ही नहीं मिल पाता है, उससे पहले ही वह डिकम्पोज हो जाता है या फिर वो प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है, या फिर किसी दूसरी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। यानी उसकी लाइफ टाइम इतनी कम होती है, उसकी आयु इतनी कम होती है कि वह दूसरा फोटोन एब्जॉर्ब करने का उसको मौका नहीं मिल पाता है। इस कारण केवल एक अणु ही एक फोटोन का अवशोषण करते हैं, यानी केवल एक अणु एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा रीज़न यह है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जो हमने प्रकाश काम में लिया, जो लाइट रेडिएशंस काम में ली, उनकी तीव्रता यानी उनकी एनर्जी इतनी कम होती है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहे हम, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तीव्रता, उनकी तीव्रता इतनी कम होती है कि दूसरे फोटोन को एब्जॉर्ब करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती है ना, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शंस में, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में हम जिस लाइट को हम यूज़ करते हैं उस लाइट की तीव्रता यानी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि वह दूसरे फोटोन को अवशोषित करने की उसको संभावना ही, कोई पॉसिबिलिटी, सेकेंड फोटोन को एब्जॉर्ब करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, यानी हम कम तीव्रता का प्रकाश काम में लेते हैं। तीसरा, यदि उच्च ऊर्जा वाली लेज़र रेज को हम उपयोग कर लें, लेज़र रेज को हम उच्च हाई एनर्जी की लेज़र रेज को हम यूज़ में लें तो क्या होगा, मल्टी फोटोनिक प्रोसेसेस की पॉसिबिलिटी बन जाती है। यानी एक ही जो रिएक्शन है उसमें एक ही मॉलिक्यूल कई सारे फोटोन्स को एक साथ एब्जॉर्ब कर लेता है, एक के बाद एक एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस प्रकार के इन प्रोसेसेस की पॉसिबिलिटी बन जाती है यदि उच्च ऊर्जा वाली हम लेज़र रेज को हम उपयोग में लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई एनर्जी की लेज़र रेज को हम यूज़ में लेते हैं तो मल्टी फोटोनिक प्रोसेसेस बन जाते हैं, और कम इंटेंसिटी की हम रेज को यूज़ में लेते हैं तो केवल एक ही फोटोन वो एब्जॉर्ब कर पाता है, और यदि एक फोटोन को एब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो उसकी उस एक्साइटेड स्टेट की लाइफ इतनी कम होती है कि उसे दूसरा फोटोन एब्जॉर्ब करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। तो आज का हमारा लेक्चर में हमने 2 लॉज पढ़े, ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ और स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, जिसे कि लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।